तो हाँ भाई, सारा ने प्यारा बड़ी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। टॉपिक अपना चल रहा था राजस्थान के अभ्यारण्य, जिसके अंदर हमने पहली क्लास में राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने 27 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में जो कुछ बच गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आज की क्लास में मर्ग वन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र पढ़ेंगे, शुभंकर पढ़ेंगे, जंतुवाले पढ़ेंगे, आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ेंगे। ये सारी की सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं। रीट परीक्षा के अंतर तो शुभंकर से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। और सबसे पहले मर्ग वन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे राजस्थान में 7 हैं। तो आ जाओ फिर फटाफट। मर्ग वन के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, सबकी अपन चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है कि इतनी सारी भर्तियां रखी हैं, धड़ा धड़, है ना। सरकार कहती है कि हम इतनी भर्तियां निकालेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसकी तैयारी करें किसको छोड़ें। तो कितनी अच्छी बात है, बताओ क्या। अरे इतनी वैकेंसी कभी देखने को मिलती है क्या? स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है। पहले का समय ये था कि यार वैकेंसी कब आएगी, क्या वैकेंसी आएगी तब कोचिंग करने चलेंगे। अब तो ऐसा माहौल हो रखा है पिछले साल 1.5 साल से का बच्चा फ्री नहीं है कि तैयारी किसकी करूं। मैं सही बता रहा हूँ, सरकार तुम सबको नौकरी लगा के मानेगी। जिस हिसाब से भर्तियां आ रही है ना, तुम सारे के सारे नौकरी लगोगे। पढ़ने वाला कोई बेरोजगार रहेगा नहीं। इस साल तो रहेगा नहीं, आगे का मुझे पता नहीं भाई। तो ऐ साल तो किना नहीं किना लाग ही जाओ, बढ़िया पढ़ पाढ़ की बढ़िया तैयारी करके का। ठीक है। अरे जेल प्रहरी को कोर्स पूरा हो गयो, कठू ऐड कर दिया ही तेरे। हम पीवाई की यूट्यूब पे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें स्टार्ट फिर। तो सबसे पहले हम मर्ग वन के बारे में पढ़ेंगे। मर्ग मर्ग का मतलब होता है हिरण, और वन का मतलब वन होता है भाई। मर्ग का अर्थ तो होता है हिरण, और वन का मतलब वन होता है। तो राजस्थान में ऐसे 7 मर्ग वन क्षेत्र हैं जिसमें हिरण आराम से घूम फिर सकता है, बढ़िया तरीके से विचरण कर सकता है, बिना भय के घूम सकता है। ये हिरणों का क्षेत्र है जहां पर हिरण अपनी मौज मस्ती में घूमता है। इसमें केवल अपने को नाम ध्यान रखना है कि कौन सा मृगवन कहां पर है। ठीक है। तो ये मृगवन होते हैं, इस प्रकार से राजस्थान में 7 मृगवने निश्चित किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अमृतादेवी मृगवन, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है। राजस्थान में कितने मृगवन है? 7 मृगवन है। पहला है चित्तौड़गढ़ मृगवन। कहां पर है सर? चित्तौड़गढ़ में है। अब आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ का क्या ही पूछेगा वो, मान लो एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा चित्तौड़गढ़ मृगवन कहां पर है, ये तो सारे बता देंगे सर चित्तौड़गढ़ में है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है, मतलब सबसे पहला है। तो सबसे प्राचीन तो अपने आप ही हो गया अभी। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है। सर हमें तो देखना है ये मृगवन होते क्या है, किस प्रकार का क्षेत्र होता है। ये देखो, ये आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ का मृगवन। इस प्रकार से हिरणों के लिए एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। आगे आप देख ही रहे हो, फोटो लगा रखी है। मृगवन आपको बुला रहा है, इनके क्या करो? संरक्षण करो। इसमें हिरण आराम से मौज मस्ती के साथ में घूमते रहते हैं। तो ये सरकार के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और ये एक मृगवन हो गया। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन है। दूसरा कहां पर सर? दूसरा अपने सज्जनगढ़ के अंदर है। ये आप देख सकते हो सज्जनगढ़ मृगवन। ये कहां पर है सर? ये अपने उदयपुर के अंदर है। ठीक है। 2 मृगवन, केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं, बाकी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तीसरा है पुष्कर मृगवन। ये सब बता देंगे सर। पुष्कर मृगवन कहां पर है सर? अजमेर के अंदर है। चौथा है माचिया स्पारी पार्क। ये अपना मृगवन है, जो कहां पर है? जोधपुर में। ये आप माचिया स्पारी की फोटो देख सकते हो, इसके अंदर हिरण आराम से घूम फिर रहे हैं। ये माचिया स्पारी पार्क हो गया। पांचवा अशोक विहार, जो कहां पर है? जयपुर में है। छठा है संजय उद्यान, जो शाहपुरा जयपुर में है। और सातवां है खेजड़ली, सॉरी अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी का जब भी नाम आता तो खेजड़ली की घटना याद आती है। तो अमृता देवी मृगवन कहां पर है? खिजड़ली जोधपुर में है। और ये बार बार में एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं बात करूं सर इन 7 मृगवन में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो यही है अभी अमृता देवी मृगवन। कहां पर है सर? खिजड़ली जोधपुर में है। ये आप देख सकते हो अमृता देवी मृगवन की फोटो। यहां पर देखो आप, मनुष्य भी घूम रहा है, इसी के साथ में हिरण भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो अमृता देवी मृगवन है ना, वास्तव में हिरणों के लिए स्वर्ग है।
क्योंकि यहाँ पर विष्णु जाति हिरणों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है, इनका पूरा ध्यान रखती है। तो बड़ा प्यारा मृगवन है ये। तो ये आप जो फोटो देख रहे हो अमृता देवी मृगवन की है, रख लोगे ध्यान में। ये अपने राजस्थान में 7 मृगवन है जो केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं। आगे अपन चलते हैं बायोलॉजिकल पार्क की। हिंदी में बात करूं तो हम बोलते हैं जैविक उद्यान, जो राजस्थान में 4 हैं। सबसे पहले तो ये सर, ये बायोलॉजिकल पार्क होते क्या हैं, जिनको आप कह रहे हो कि हिंदी में हम इनको जैविक उद्यान भी बोलते हैं। इनका मैं तुम्हें जैसे नाम बता रहा हूं कि सर बायोलॉजिकल पार्क, अगर एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है। ये बायोलॉजिकल पार्क होते क्या है कि सरकार के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र घोषित किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा एक गार्डन बनाया जाएगा, सरकार के द्वारा एक पार्क बनाया जाएगा, उसमें जीव जंतुओं को छोड़ दिया जाएगा। ये जितने भी पार्क बनाए जाते हैं ना, सब शहरों में बनाए जाते हैं। यानी आप जितने भी ये बायोलॉजिकल पार्क देख रहे हो राजस्थान में 4, ये सारे के सारे सिटी के अंदर हैं, गांव में नहीं है। क्योंकि इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पार्क का भ्रमण कर सकें। सर समझे नहीं? जैसे मान लो कि तुम जयपुर में रहते हो, जयपुर के अंदर तो पैसे वाले लोग हैं, आप सब यानी कि जयपुर में कोई कोचिंग कर रहे होंगे या फिर आप जयपुर में रह रहे होंगे। अब आपको कोई बाघ देखना है, यार सर हमें तो टाइगर देख के आना है, तो टाइगर देखना है तो रणथंभौर जाना पड़ेगा या फिर आपको सरिस्का जाना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम आपके जयपुर शहर में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कर दी। जैसे मान लो कि आप उदयपुर के हो, अब आपको बाघ देखने हैं, यार अब बाघ देखने के लिए मैं कहां पर जाऊं, यार रणथंभौर तो मेरे से दूर पड़ जाएगा, मुझे तो आज ही बाघ देखना है। तो सरकार ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हम आपके लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कर देंगे, यहां पर आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप टिकट कटाओ और आराम से जीव जंतुओं को देख लो घूम फिर कर, क्योंकि हर आदमी तो रणथंभौर सरिस्का जा नहीं सकता। बायोलॉजिकल पार्क से सरकार को आमदनी भी होगी, पैसा भी सरकार को मिलेगा, वो पैसा जीव जंतुओं की देखभाल के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसलिए बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाती है। समझ गए ना सर? समझ गया। अपने को केवल इनके नाम ध्यान रखने हैं। तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क, उसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कहां पर है, उदयपुर में। सर किस प्रकार से दिखाई देता है, ये आप फोटो देख लो। ये बायोलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, मतलब ये जैविक उद्यान है। यहाँ पर जाइए उदयपुर के अंदर, उदयपुर शहर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप खिड़की से टिकट कटाइए, आराम से अंदर जीव जंतु देख लीजिए, आपके जो भी यानी कि जीव जंतु देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर आपको वन्य जीव मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको बाघ के भी दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोटो है ये सज्जनगढ़ की है। ओके, तो इस प्रकार से शहर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए भी। जैसे मान लो का मनुष्य के लिए गार्डन होते हैं, आप भी तो बगीचों में घूमने के लिए जाते हो, तो ये क्या है, ये भी जीव जंतुओं के पार्क हैं। यहाँ पर इनका भी यानी क्या होता है, ये भी आराम से मौज मस्ती करते हैं, इनके पार्क हैं ये। ओके, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, उदयपुर में, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। दूसरा अपने माचिया है। ये तो माचिया तो आपको पता ही है, यह आपका माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो कहां पर है सर, जोधपुर में है। ये अपना बायोलॉजिकल पार्क है। हिंदी में बात करें तो माचिया जैविक उद्यान, जो कहां पर है, जोधपुर में है, जिसकी फोटो आप देख सकते हो। तीसरा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये आपका रहा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है, सबको पता है सर, जयपुर में, नाम से पता चल रहा है नाहरगढ़ मतलब जयपुर। और चौथा कहां पर है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा में है। ये अपना रहा अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा के अंदर है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर, आराम से 4 बायोलॉजिकल पार्क हम ध्यान में रख लेंगे। अब क्या है कि 3-4 बायोलॉजिकल पार्क ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, याद रहे तो ठीक है, बाकी 4 तो आपको याद रखने हैं। अगला उसका नाम है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, जो बीकानेर में है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब कार्य प्रगति के ऊपर है। पुष्कर जैविक उद्यान कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है, ये भी क्या है, निर्माणाधीन है, मतलब इसका भी काम चल रहा है। अब आपको 2 और लिखने, अगर किताब में ऐड नहीं है तो आपको 2 और लिखने हैं। एक तो वैसे भी याद हो जाएगा, अलवर, देखो अलवर में है, भरतपुर और भरतपुर में, इसका क्या याद करना, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि अलवर जैविक उद्यान कहां पर है, अलवर में है, सबको पता है। भरतपुर जैविक उद्यान कहां पर है, भरतपुर में है। ये भरतपुर वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसकी बजट में घोषणा की गई थी भी, यानी कि 2025-26 का जो बजट आया था ना, उसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। तो मान लो कभी करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरतपुर जैविक उद्यान है, जो अपना भरतपुर बायोलॉजिकल पार्क है,
इसकी स्थापना जो निर्माणाधीन है इसकी कौन से बजट में घोषणा की गई थी, या फिर ये भी पूछ लेगा कि 2025-26 के बजट में कौन से बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा की गई थी। तो ये थोड़ा सा करंट के हिसाब से जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ सिटी के अंदर होगी, बिल्कुल सिटी में होगी, पिछली बार भी तो हुई थी। बताओ। हाँ ये बिल्कुल यूजफुल होगी, गणित की बुक आ रही है जल्दी। समझ गए ना, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। देखो ये जो निर्माणाधीन है ना, ये याद रहे तो ठीक, बाकी कोई बात नहीं। मरुद्रा बीकानेर में, बाकी नाम वैसे याद हो जाएंगे। अलवर भरतपुर पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो 4 बायोलॉजिकल पार्क है इसके बारे में आप ध्यान रखना, केवल आपको नाम ध्यान रखने, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। और बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बायोलॉजिकल पार्क होते क्या है, जैविक उद्यान होते क्या है। शुरुआत के अंदर हमने इसकी चर्चा कर ली थी। अब जो आगे बात कर रहे हैं राजस्थान में जंतु वाले कितने हैं, 4 हैं। हो सकता है किसी किताब में 5 हो, लेकिन 5 नहीं है, 4 ही हैं। जंतु वाले जानते हो ना सर, कौन नहीं जाना। अरे चिड़ियाघर तो जानता होगा। हाँ सर, चिड़ियाघर नाम तो सुनेड़ो है। आजकल तुम चिड़ियाघर में जाते नहीं हो, इसलिए चिड़ियाघर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हमारे तो बचपन का सपना हुआ करता था यार, एक बार चिड़ियाघर देख लें क्या। लेकिन आजकल तुम सब पैसे वाले हो, तुम सीधा अभ्यारण्य में घूमने के लिए जाते हो क्या। अपने को केवल इनके नाम ध्यान रखने के, राजस्थान में कितने जंतु वाले हैं, 4 हैं। जंतु मतलब जंतुओं के लिए, आले मतलब घर, एक प्रकार से चिड़ियाघर है अभी। तो पहला कौन सा, रामनिवास बाग जयपुर में कभी गए हो क्या। ये राजस्थान का पहला जंतुआलय है। जयपुर जंतुआलय कहां पर है सर, रामनिवास बाग जयपुर में है। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको जंतु देखने को मिल जाएंगे इसमें, चिड़ियाघर है एक प्रकार से ये। या एक, हाँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर तेंदुओं की देखभाल के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। ये पिछली बार सीटी की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, करंट के हिसाब से था। क्या भाई, क्या कौन से जंतुआलय में तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया था। अर्थात यह कार्यक्रम तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था, जयपुर के जंतुआलय में चलाया गया था। बस अब कर देंगे फिनिश, और बताओ। हाँ जल्दी जल्दी चले। चलो ठीक है, पहला जंतु वाले कंप्लीट है। अरे हो गए तुम्हारी, कितनी तो ज्योग्राफी बची है। 4th ग्रेड के तो 2 टॉपिक बचे हैं, फिर तुम्हारे चलो वही टॉपिक करवाऊंगा मैं। पहले जनगणना, जनगणना में क्या है, आंकड़े याद करने, कर लेना तुम। परिवहन दे ही रखा है तुम्हें, तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस मैं करवा दूं सारे टॉपिक। चले आगे, उदयपुर जंतु वाले। उदयपुर जंतु वाले कहां पर है, गुलाबबाग उदयपुर में है। ये आप करा भाई साहब, उदयपुर जंतु वाले खुद देख लो फोटो, कितनी शानदार सुविधा है, फोटो देखो हर चीज की। सर उदयपुर जंतु वाले कभी घूमे ही नहीं है, कहां पर है सर, गुलाबबाग उदयपुर में, फोटो देख लो भाई। 1878 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको स्थापित किया था। अगला कहां पर है सर, बीकानेर जंतु वाले कहां पर मिलेगा, बीकानेर में। अगला कोटा के अंदर, कोटा में मिलेगा, ये आपका कोटा जू रहा। ठीक है, तो कोटा जंतुआलय कहां पर है, कोटा के अंदर है। ये राज्य का नवीनतम जंतुआलय है। जयपुर वाला पुराना है, ये अपना नया है। तो ये राजस्थान के अंदर कितने जंतुआलय हैं, 4 जंतुआलय हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की। ये कितने हैं, वर्तमान में 37 हैं, बढ़ भी सकते हैं। जब बढ़ेंगे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाल दूंगा। कंजर्वेशन रिजर्व है, हिंदी में मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र। कंजर्वेशन रिजर्व है मतलब संरक्षित क्षेत्र। यह एक प्रकार का ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। यहां पर वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाए। सरकार एक जगह का निर्धारण करती है, जैसे मान लो कि यह एक जगह है। सर कौन सी जगह है, कोई भी उदाहरण मान लेते हैं कि मान लो यह एक जगह जिसका नाम है बालेश्वर है। ये कहां पर है, सीकर के अंदर है। ये एक जगह है बालेश्वर, और सरकार ने इस जगह का निर्धारण कर लिया। सरकार कहेगी कि ये जो क्षेत्र है ना, यह क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व का है। मतलब सरकार ने इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया, तो इस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु पाया जाएगा, कोई भी वनस्पति पाई जाएगी, उसकी पूरी की पूरी निगरानी सरकार के द्वारा की जाएगी। उस क्षेत्र को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, और इसमें केवल अपने को नाम ध्यान रखना, बाकी ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, प्रत्येक एक जगह है। बालेश्वर सीकर में एक जगह है, पीड़ मुहाना जयपुर के अंदर एक जगह है। ठीक है, तो सारी की सारी एक जगह है ये। केवल अपने को नाम ध्यान रखना है कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, किस जिले में है। एग्जामिनर आपसे केवल इतना ही सवाल पूछेगा।
अगर अभी आप पीछे 5-10 दिन में जो आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर 2-3 सवाल केवल कंजर्वेशन रिजर्व के आए हैं। अगर आप एग्जाम को लेकर अपडेट रहते हो, जो मैं प्रत्येक वीडियो में डालता हूं, कभी इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर आरपीएससी ने कंजर्वेशन रिजर्व के सवाल पूछे हैं। और क्या पूछा है? केवल नाम पूछे हैं। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पूछा कि भाई ये कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है। बाकी ये नहीं ध्यान रखना कि इसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर इसका घोषित कब किया गया था, कितनी तारीख को किया गया था, अपने से याद नहीं होंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी याद नहीं होगा, कितनी तारीख को घोषित किया गया था वो भी याद नहीं रखना। हाँ, जो नवीनतम है ना वो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो समझ गए ना, कंजर्वेशन रिजर्व मतलब एक संरक्षित क्षेत्र है। तो एक प्रकार की सरकार ने क्या कर दिया, इसको एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। चलिए, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व वो तो बालेश्वर सीकर के अंदर। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर है। जैसे अभी आप पढ़ोगे ना तो 12 के अंदर है, ये केवल जगह है। और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व वो है बीड़ मुहाना बी, कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब यानी कि कौन से 37 कंजर्वेशन रिजर्व उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी नहीं होगा, टोंक होगा। ये पीडीएफ में गलत है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूंगा, कोई बात नहीं, पुरानी पीडीएफ थोड़ा सा इसने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। तो बिसलपुर तो सबको पता है कहीं, अब यानी कि कहां पर है? टोंक में है। केकड़ी है वो जिला हट चुका है, तो इसका वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी किताब में टोंक दे रखा है। केवल अपने को नाम ध्यान रखना, सिंपल सा पूछेगा बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? टोंक में है। दूसरा है जोड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में, केवल नाम ध्यान रखने हैं। चुंदा माता कहां पर है? जालोर सिरोही में है। गुड्डा विष्णुयन कहां पर है? जोधपुर में है। साकंबरी कहां पर है? सिकर झुंझुनू के अंदर। नाम ध्यान रख लोगे? हाँ सर, रख लेंगे बस। गोगेलाव नागौर में, बीड़ झुंझुनू के अंदर है, रोटू नागौर के अंदर है, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, ज्वाई बांध पाली के अंदर है। ये ऐसे सरकार के द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इनमें पूरा का पूरा सरकार का अधिकार होगा। इन पर जो भी वनस्पति पाई जाती है, जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, सरकार उनकी देखभाल करेगी। अब सरकार अभ्यारण्य तो नहीं बना सकती इतने, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिए गए। ठीक है, केवल अपने को नाम ध्यान रखना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अभी आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे उनके बारे में बता दूंगा। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी बागोर भी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। आगे फिर ज्वाई बांध टू पाली के अंदर है। ये नाम ध्यान रख लेना, रणखार जालोर में है। एक चीज आप ऐड कर लेना, जो किताब के अंदर लास्ट में रणखार लिखा हुआ ना, ये थोड़ा सा आप एक चीज ऐड कर लेना, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है भाई। हालांकि अब तक कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करवा रहा हूं। अगर मान लो पूछ ले के कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा हो जाएगा? रणखार हो जाएगा, जो कहां पर है? जालोर में है। तो ये बात आपको किताब में ऐड करनी है। कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे सर। शाहबाद तलहटी कहां पर है? 12 के अंदर है। बीड़ गासियापुला कहां पर है? शाहपुरा के अंदर है। ठीक है, शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला, इसको काट के तुम भीलवाड़ा ही कर लेना। ठीक है, शाहपुरा भी हट चुका है। ये मैं अपडेट करवा दूंगा, एक दो है वो अपडेट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा मैं। बागदड़ा क्रोकोडाइल कहां पर है? उदयपुर में है। ये मगरमच्छ के लिए फेमस है, ये चीज भी आपको ऐड करनी है। ठीक है, ये चीज भी आप ऐड कर लेना। बागदड़ा क्रोकोडाइल जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर है, और यह कंजर्वेशन रिजर्व मगरमच्छ के लिए संरक्षित किया गया है। वाडा खेड़ा बीड़ कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ओके सर, कैन पूछ होते रोटी खाली के आपस में बात लाग रहा। धालाना आमगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर है। रामगढ़ कहां पर है? 12 के अंदर है। खरमोर कहां पर है? अजमेर के अंदर है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। सोरसन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों के तीनों 12 के अंदर है। कुर्जा कहां पर है? फलोदी में है। बांज आमली कहां पर है? 12 के अंदर है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ओ सर, रख लेंगे। बालेश्वर सीकर में है। बीड़ मुआना ए हो बी हो, ये दोनों के दोनों कहां पर है? जयपुर के अंदर है। केवल नाम ध्यान रखने हैं। गंगा भैरव घाटी अभी आरपीसी ने पूछा था, ये पूछा गया था गंगा भैरव घाटी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। आरपीसी ने पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, मासिर कहां पर है? उदयपुर में। बीड़ फतेहपुर कहां पर है? सीकर में है। अमरख महादेव लेपर्ड ये भी पूछा गया था, अमरख महादेव लेपर्ड आरपीसी ने पूछा था ये। ठीक है, शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा था ये, अमरख महादेव लेपर्ड कहां पर है? उदयपुर में है। और आसोप ये अपना राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है अब तक, तो कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आसोप कंजर्वेशन रिजर्व 27/8/2024 को
क्या किया गया था, घोषित किया गया था। सर किन के लिए फेमस है ये, काले हिरणों के लिए फेमस है, अंग्रेजी में बात करें तो ब्लैक बक के लिए फेमस है ये, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी आप तारीख ध्यान रख लेना, बाकी की मत रखना। 27/8/2024 को काले हिरणों, अंग्रेजी में बात करें तो ब्लैक बक के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में इसको विकसित किया गया है, रख लोगे ध्यान में। तो ये राजस्थान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बताओ। हाँ, अरे और आ जाएंगे, पोस्ट आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे, फर्स्ट लेवल में भी। आज से फोर्थ ग्रेड, हाँ कर लो रे तुम, करते तो रहो, तुम तैयारी तो करो। आज से उसकी तैयारी कर लेंगे, इतनी भर्ती आ रही हैं, तुम पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन में रहते हो। चलूं आगे, बताओ फिर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। सर नॉर्मल सा, आप क्या समझाओगे इसमें, कौन सी जगह कहां पर, अब मैं क्या समझाऊं, अम्र का महादेव लेपर्ड कहां पर है, उदयपुर में है, इसमें कोई बात मैं समझा ही नहीं सकता, ये कंजर्वेशन जो है क्षेत्र है। ओके सर, फिर यानी कि सुंदा माता कंजर्वेशन जो क्षेत्र, ये जालोर सिरोही के अंदर है। सर किसके लिए फेमस है, यहाँ पर भालू अभ्यारण्य विकसित किया गया है, देश का पहला भालू अभ्यारण्य के रूप में इसको विकसित किया गया है। तो सुंदा माता कंजर्वेशन जो जालोर सिरोही में है, इसे देश के पहले भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब भालुओं के लिए इसको विकसित किया गया है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र को। ओके, रख लोगे ध्यान में, तो भालुओं के लिए इसको संरक्षित किया गया, भालुओं के लिए इसको विकसित किया गया है। और बताओ, अब राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र देख लेते हैं, ये कितने, 33 हैं। वैसे तो आप पूरे राजस्थान में शिकार नहीं कर सकते, पूरे राजस्थान में छोड़ो, पूरे भारत में आप शिकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने 33 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित कर रखे हैं, जिनके नाम अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, आखेट मतलब शिकार, निषेध, यहां पर शिकार करना मना है, हालांकि आप पूरे राजस्थान में शिकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा 33 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो अपने को सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक शिकार आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है, जोधपुर और बीकानेर दोनों ही जगह हैं, लेकिन पहले अपने को बीकानेर रखना फिर जोधपुर रखना, तो किताब में आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, जोधपुर के पहले क्या लिखोगे, बीकानेर लिखोगे। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है, बीकानेर में है, और उसके बाद में जोधपुर में है, नए जिलों के बाद में। ठीक है, बीकानेर के अंदर शायद 6 हैं, जोधपुर में 5 हैं, ऐसा करके कुछ है। ठीक है, तो नए जिलों के बाद में किसके अंदर ज्यादा है, बीकानेर में, तो ऐड कर लेना इसको, दोनों जिला आप लिख लेना। हो सकता है मान लो कि जोधपुर बीकानेर के अंदर कोई एक ही जिला दे दे, तो आपको शुरुआत में बीकानेर भी लिखना है, केवल इसमें नाम ध्यान रखने, सर कौन सी जगह कहां पर है। जैसे सबसे पहले डोली कहां पर है, जोधपुर में है, लोहावट कहां पर है, फलोदी के अंदर है। साथीन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं पूछेगा कि सातीन आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है, जोधपुर में है, बस। कुड्डा विष्णुयन कहां पर है, जोधपुर में है। फीटकासनी जोधपुर में, जंबेश्वर जी जोधपुर में, डेंचू फलोदी में, दोरीमन्ना बाड़मेर में है। ओके, रख लोगे। चलो, उजला जैसलमेर रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, ये तो नाम याद हो जाएंगे, उजला रामदेवरा, देशनोक बीकानेर, जोड़बीट बीकानेर, लगभग नाम आपने सुन रखे हैं, 33 है, 5-7 ही नाम याद करने, बाकी सब नाम सुन रखे हैं। देखो, देशनोक है, जोड़बीड़ है, बज्जू बीकानेर, दियात्रा बीकानेर, संवत्सर कोटसर बीकानेर, ये चूरू में नहीं होगा, बीकानेर में है। मुकाम बीकानेर के अंदर है। चंथल सागर दौसा महला जयपुर है, बरदोद कोट पुतली बहरोड जोड़िया खैरतल तिजारा के अंदर है। रख लोगे सारे के सारे ध्यान में, हाँ सर रख लेंगे, नॉर्मली तो हैं सारे के सारे आखेट निषेध क्षेत्र हैं। रानीपुरा टोंक है, कंवालजी सवाई माधोपुर है, इसके बाद में बागदड़ा उदयपुर में, कनक सागर बूंदी। ये कोई क्रम ध्यान मत रखना, 1 पे कौन सा आएगा यार, 2 पे कौन सा था, 5 पे कौन सा था, नहीं, आपको नाम ध्यान नहीं रखने हैं, केवल ये पता होना चाहिए कि जगह कहां पर है। सौखलिया कहां पर है, अजमेर में है, केवल आपको जगह ध्यान होनी चाहिए। गंगवाना अजमेर, तिलोरा अजमेर, मिनाल चित्तौड़गढ़, जरोदा नागौर, रोटू नागौर, सांचौर जालोर, ज्वाईबांध पाली, लगभग नाम आपने सुन रखे हैं, केवल आपको जगह ध्यान रखनी है, बाकी इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इनमें राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा, संवत्सर कोटसर बीकानेर है, कई किताबों में चूरू दे रखा है, लेकिन चूरू नहीं होगा, वो बीकानेर ही होगा। ये सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, संवत्सर कोटसर वाला। और सबसे छोटा कौन सा है, कनक सागर बूंदी के अंदर है। तो ये जो संवत्सर कोटसर वाला है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, जहां पर आप शिकार नहीं कर सकते, और सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में है। अब 2016 के अंदर क्या हुआ कि राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग अलग शुभंकर घोषित किया गया। 2016 में राजस्थान सरकार ने
प्रत्येक जिले का वन्यजीव शुभंकर घोषित कर दिया कि प्रत्येक जिले का एक वन्यजीव शुभंकर होगा। इससे क्या होगा, वन्य जीवों को बढ़ावा मिलेगा, उस जिले के लोग अपने वन्य जीव के बारे में जान सकेंगे। 2016 में राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे, इसलिए 33 जिलों के 33 शुभंकर घोषित किए गए थे। हालांकि अब जिलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी भी हमें वो 33 शुभंकर है वो ध्यान रखने हैं। रख लोगे ना ध्यान में, क्योंकि रीट के अंदर यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। पिछली बार रीट का पेपर उठाकर देखोगे तो प्रत्येक पारी में एक जिले का एक शुभंकर जरूर पूछ रखा था। अब केवल इसमें आपको फोटो देख लो और आराम से नाम याद रखना है। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। गंगानगर जिले का कौन सा शुभंकर है सर? चिंकारा। ये आप गंगानगर का चिंकारा देख लो, किताब आपके पास में यही सेम टू सेम वही फोटो दे रखी है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकल, ये देखो छोटा किलकल एक पक्षी होता है, तो ये हनुमानगढ़ का शुभंकर है, लगभग आपको याद हो जाएंगे। चूरू में काला हिरण, अब सबको पता है कि सर तालछापरा बैरने वो चूरू जिले के अंदर है, तो हमारे तो भाई साहब कौन सा शुभंकर घोषित करेंगे? हमारे तो ले दे के काला हिरण ही है। तो देखो चूरू और झुंझुनू ऐसे जिले हैं जो दोनों पास पास में हैं, तो चूरू वालों को तो मिला काला हिरण और झुंझुनू वालों को मिला काला तितर। देख लोगे, हाँ सर चूरू और झुंझुनू पास पास में हैं, तो चूरू वालों को तो वैसे भी काला हिरण मिलना था, क्योंकि आपके तो तालछापरा अभ्यारण्य उसमें काले हिरण ही पाए जाते हैं, इनकी पसंदीदा मोतिया घास यहीं पर पाई जाती है, और झुंझुनू वालों को काला तितर मिल गया। ठीक है सर। बीकानेर गजनेर अभ्यारण्य हमने पढ़ा था, बीकानेर के अंदर है, वहां पर रेत का तितर पाया जाता है, मतलब भटपट पक्षी पाया जाता है, ये वही रेत का तितर है। तो बीकानेर वालों को रेत का तितर मिल गया, भट तितर मिल गया, और सिक्कर को साइन मिल गया। सह से सह याद कर लेना, सर सिक्कर को क्या मिल गया? साइन मिल गया। नॉर्मल सी याद है, क्या याद नहीं हो बताओ? ये देखो छह तो याद कर लिया हमने। गंगानगर का चिंकारा है, ओके सर। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। इन दोनों को काला हिरण काला तितर मिला है। इधर सिक्कर से साइन बीकानेर को तो वैसे भी भट तितर मिलना था। जयपुर को चित्तल मिला है। ठीक है, 200 वालों को बड़ा प्यारा सा जीव मिला है, खरगोश। ठीक है, देखो 2 सा मतलब खरगोश। ओके। अलवर, अरे भाई साहब दिल्ली के अंदर सांबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जयपुर के पास में कौन सा जिला है? अलवर, तो अलवर वालों को सांबर दे दिया। भरतपुर, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहां पर है? भरतपुर में है, पक्षियों का स्वर्ग है, वहां पर सारस नहीं आएंगे तो कहां पर आएंगे? तो यहां पर तो सारस पक्षी आते हैं, तो भरतपुर वालों को सारस दिया गया। और बताओ सर। धौलपुर को पंछेड़ा, राजस्थान सरकार ने कहा तुम धौलपुर वाले तो राजस्थान की पूर्वी साइड में हो, तो तुम यानी कि दूर बैठे बैठे पंछेड़ा गीत गाते रहो, तो इनको क्या दिया गया? इनको पंछेड़ा दिया गया। अभी करौली वालों को घड़ियाल दिया गया। सवाई माधोपुर, जब सवाई माधोपुर को बाघ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्योंकि रणथंबोर बाघों का घर सवाई माधोपुर को मिला, और किसको मिलेगा? कोटा को उदबिलाव मिला। ठीक है, ये इसको उदबिलाव को क्या कहते हैं खुद की भाषा में, कोई बता सकता है? उदबिलाव, मुझे फटाफट बताओ, ये उदबिलाव को क्या कहते हैं? हाँ, भर्तियां खूब आ रही हैं, फटाफट लग जाओ अब, है ना, एक भर्ती के पीछे लग जाओ। बाघों का घर अपने रणथंबोर। जब सवाई माधोपुर को बाघ ही मिलना ही है तो कन्फर्म है इसी को मिलेगा बाघ, और किसको मिलेगा? बताओ फटाफट है, क्या कहते हैं? कोटा को उदबिलाव। नोलियो कौन क्यों पान है? नोलियो, हाँ नेवला नहीं नोलिया नाम होता है, सही। सांप को मार देता है, ये छोड़ता ही नहीं है, ये वही उदबिलाव है। बूंदी को कितना प्यारा पक्षी मिला यार, सुरखाब। देखो नाम देखो कितना प्यारा, बूंदी यानी कि सुरखाब, कितना प्यारा पक्षी है। ठीक है। 12 को मगरमच्छ मिला है। झालावाड़ के तो वैसे ही गागरोनी तोते फेमस हैं। चित्तौड़गढ़ वैसे ही चाय से चाय मिला देना, चौसिंगा जिसके 4 सिंह होते हैं वो क्या है? चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा मिला है। ओके सर। प्रतापगढ़ को उड़न गिलेरी, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, वहां पर तो उड़न गिलेरियों का स्वर्ग है, वहां पर तो खूब सारी उड़न गिलेरियां पाई जाती हैं, तो प्रतापगढ़ को उड़न गिलेरी मिलना था। बांसवाड़ा को जल पीपी मिल गया। डूंगरपुर को जांगिल मिल गया, ये जांगिल पक्षी होता है। उदयपुर को बिज्जू मिला है, ये आपके सामने बिज्जू पक्षी है। ठीक है। राजसमंद को भेड़िया, वैसे भी कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद के अंदर है, तो वो तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, तो इनको तो भेड़िया मिलना ही था भाई। सिरोही जंगली मुर्गा, माउंट आबू अभयारण्य किसके लिए फेमस है सर? जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, तो माउंट आबू सिरोही में है, तो इनको जंगली मुर्गा मिलना ही था। जालोर को भालू, अभी हमने पढ़ा है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, जालोर सिरोही के अंदर है, तो जालोर में सुंदा माता, तो वो तो भालुओं के लिए वैसे सुरक्षित क्षेत्र हो गया, तो जालोर राणों को भालू दिया गया है। बाढ़ में राणों को लोमड़ी मिली है भाई।
अब और क्या है, बाड़मेर में तो कुछ था नहीं, तो सरकार ने कह दिया कि बाड़मेर के तो वैसे ही बीक है, और क्या जीव जंतु दें, इनको लोमड़ी दे दो भाई। तो बाड़मेर वालों को लोमड़ी मिल गई उस रेगिस्तान के अंदर। जैसलमेर के अंदर वैसे भी सबसे ज्यादा गोडाउन पाए जाते हैं, तो इनको राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन मिल गया। जोधपुर वाले कुरंजा गीत गाते रहो भी, उड़ती कुरजलिया जाई जी रहे, संदेश सुमारो पीयू तपू जाई जी रहे। तो जोधपुर यानी कि कुरंजा पक्षी, कुरजा आते ही अपने जोधपुर में ही है, तो इनको कुरंजा दिया गया है। पाली को तेंदुआ दिया गया, अजमेर को खड़मोर दिया गया। अब देखो 4 जिले में साथ में याद करवा देता हूं। एक तो हो गया अजमेर, अजमेर भीलवाड़ा नागौर टोंक, दोनों याद देखो। देखो अजमेर भीलवाड़ा पास पास में, बिल्कुल पास पास में सर, एक ही संभाग में है, कोई टेंशन नहीं है। तो अजमेर को तो मिला खड़मोर, देखो इस प्रकार से है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर जिला है अजमेर, तो भीलवाड़ा वालों को तो मिला मोर, और भीलवाड़ा के ऊपर कौन खड़ा है, अजमेर, मतलब खड़मोर किसको मिल गया, अजमेर को मिल गया। तो ये खड़मोर होता है और ये मोर होता है। इसके बाद में नागौर और टोंक पास पास में एक ही संभाग में है, तो टोंक को दिया गया हंस, राज, नागौर वाले बोले गए यार हमारे लिए भी कुछ करो, बोला आपके लिए राज हंस देंगे क्या, ठीक है 4 जिले वैसे याद हो गए। एक को मोर दिया गया, मोर के ऊपर खड़ा है अजमेर, उसको खड़मोर दे दिया। नागौर टोंक पास पास में एक को हंस दिया, नागौर वाले यार तुम तो राज हंस हो यार, तुम्हारे तो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, तो तुम तो क्यों टेंशन ले रहे हो, इनको तो हंस ही दिया है, तुमको तो राज हंस देंगे। ठीक है, भेजा है निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। उस जो शादी कार्ड में राजहंस की चर्चा की जाती है ना, वो यही राजहंस पक्षी है। आ जाओ भी, हो गया बस, हो गया, टॉपिक कंप्लीट है तुम्हारा। अब 2-3 बातें और हैं छोटी मोटी। देखो आज की क्लास में कोई समझाने वाली बातें नहीं है, ये जो सारी की सारी बातें हैं ना, सब यानी कि जैसे कौन सी जगह कहाँ पर है, कंजर्वेशनरी जो क्षेत्र है, जंतुआलय है, आखेट निषेध क्षेत्र है, ये केवल हमें थोड़ा सा नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, और सुमंगर की मैंने वैसे फोटो लगा रही कि तुम आराम से याद कर सकते हो, इनकी कोई ज्यादा ट्रिक भी नहीं है, ले दे के 7-8 तो याद करने, बाकी तुम वैसे ही याद कर लोगे। अब देखो लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब हिंदी में बोले तो तेंदुआ, अंग्रेजी में बोल देते हैं लेपर्ड सफारी, हिंदी में बोल देते तेंदुआ सफारी, मतलब तेंदुए को अंग्रेजी में लेपर्ड बोलते हैं। यह जो सफारी है वो तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटक हैं वो तेंदुआ देखने के लिए जाएंगे, तो तेंदुओं के संरक्षण के लिए यह चलाई जा रही है। एक जगह का निर्धारण किया गया सरकार के द्वारा, और वहां पर तेंदुओं को छोड़ दिया जाता है। फिर यानी पर्यटक है वो तेंदुओं को देखने के लिए जाते हैं। देखो तेंदुआ अलग होता है, जैसे शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है, चीता अलग होता है, चीता फास्ट बहुत भागता है, लेकिन तेंदुआ इनसे अलग होता है। ठीक है, चारों अलग होते हैं जानवर, कभी कभी हम एक ही सोच लेते हैं। तेंदुआ एक ऐसा होता है जो यानी कि इन चारों के अंदर, तेंदुआ जो जानवर होगा वो अपने शिकार को पकड़कर पेड़ के ऊपर ले जा सकता है, बाकी नहीं ले जा सकते। शेर शिकार कर लेगा लेकिन पेड़ के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तेंदुआ क्या करेगा, शिकार पकड़ेगा और उसको पेड़ पे लेके चला जाएगा, वहां से शिकार को खा सकता है। ओके, तो तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही सरकार के द्वारा क्षेत्र को घोषित कर दिया गया, और वहां पर तेंदुए छोड़ दिए गए। अब यानी कि पर्यटक है उन तेंदुओं को देखने के लिए जाएंगे। आप देख ही सकते हो 2 प्यारे से तेंदुए खड़े हैं। अब हो सकता है तेंदुआ है या तेंदुई है, लेकिन 2 खड़े हैं तो है यहाँ पर, और इनको क्या है पर्यटक देख रहे हैं। तो ये क्या होगी, लेपर्ड सफारी होगी। ठीक है, तो पेंथर, पेंथर भी बोलते हैं, पेंथर तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। झालाना जयपुर, यहां पर देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था। सबसे पहला देश का कहां पर चलाया गया, झालाना जयपुर में चलाया गया था। केवल जगह आपको ध्यान रखने, जंतुआलय 5 नहीं है, 4 ही हैं। ठीक है, कई किताबों में हो सकता है 5 देखो, लेकिन 4 ही देखने को मिलेंगे आपको। केवल आपको जगह ध्यान रखने है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में कौन सी जगह लेपर्ड सफारी चलाई जा रही है, कौन सी जगह लेपर्ड सफारी नहीं चलाई जा रही है। अब तुम सोचोगे यार ये लेपर्ड क्या है यार, लेपर्ड लेपर्ड क्या है, पता नहीं। अब मुझे पता है कि तुम इतने तो ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो नहीं, अभी तक तो नहीं, हो सकता 3-4 साल बाद हो जाओ, लेकिन अभी तो सारे के सारे हिंदी मीडियम वाले हो। तो लेपर्ड इसलिए मैंने कोष्टक में लिख रखा है, तेंदुआ उसी को बोलते हैं, इसको हम पैंथर भी बोलते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए इस प्रकार से सफारी चलाई गई। यहां पर जाकर आप तेंदुओं को देख सकते हो पर्यटक के रूप में। केवल आपको जगह ध्यान रखना है, झालाना है, आमगढ़ जयपुर, टाटगढ़ रावली, कुंभलगढ़ जयसमंद सलूम्बर के अंदर है। ठीक है, केवल आपको जगह ध्यान रखने का यहाँ पर ये अपने लेपर्ड सफारी चलाई जा रही है। खेतड़ी, बांसियाल, झुंझुनू है, शेरगढ़, बारा, माउंट आबू, सिरोही, ज्वाई बांध, पाली, बस्सी, बैरने, चित्तौड़गढ़, सीता माता, बैरने, प्रतापगढ़ के अंदर ये संचालित है। ठीक है, यहाँ पर ये तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। तो केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं। अब केवल छोटे मोटे पॉइंट हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने बताया कि गमधर जैव विविधता पार्क एक जैव विविधता पार्क है उदयपुर में, जो चंदन के पेड़ों के लिए सुरक्षित है। बस केवल आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा पूछ लेगा गमधर जैव विविधता पार्क कहां पर है, उदयपुर में है। किसके लिए फेमस? अभी चंदन के पेड़ हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है, उसके लिए ये फेमस है। किशन बाग ये क्या है सर? जयपुर में है, यहाँ पर रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है। सर ये क्या मतलब हुआ, समझे नहीं? अरे भी देखो, जैसे मान लो कि हम चूरू वाले हैं, मारवाड़ वाले हैं, ठीक है, शेखावाटी वाले, अब इन्होंने तो क्या कर रेत के दौरे खूब सारे देखे हैं, इस प्रकार के रेगिस्तान है, सूखी घास, टिब्बे खूब सारे देख रखे हैं। लेकिन जयपुर वाले ने क्या किया, ये रेगिस्तान पार्क नहीं देखे यार कि रेगिस्तान किस प्रकार का होता है, ये धोरे क्या होते हैं, टिल्ले क्या होते हैं। तो उनके लिए अलग से सरकार ने किशन बाग की स्थापना की है। सरकार ने कहा टेंशन मत लो, हम आपको रेत के धोरे दिखाएंगे, आपके पास में खूब सारा पैसा है, हमारे पास में आइए, टिकट कटाइए और हम आपके लिए एक पार्क की स्थापना कर देंगे। तो ये है किशन बाग, जयपुर में है। यहां पर रेगिस्तान पार्क बनाया गया है, यहां पर आपको सूखी घास देखने को मिलेगी, पास में रेत के टीले, रेत के धोरे देखने को मिलेंगे, बस यही है। तो रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया यहाँ पर जाकर आप रेत के धोरे देख सकते हो। मुझे तो कोई फ्री में ले जाए तो ही नहीं जाऊं भाई। ओके, जोड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में है। ये क्यों फेमस? अभी यहां पर राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। मतलब ये जो क्षेत्र है वो गिद्धों के संरक्षण के लिए फेमस है, यहां पर गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। तो जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है ये, ठीक है, गिद्धों के लिए इसको संरक्षित किया जा रहा है। और बताओ सर कोई बातें? एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊलाल बोरा, कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इनको क्यों जाना जाता है? ये गिद्ध संरक्षण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गिद्धों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनका नाम है दाऊलाल बोरा। किस क्षेत्र से संबंधित है? सर गिद्धों को बचाने के लिए फेमस है, इनके हाथ में आप गिद्ध पक्षी देख भी सकते हो। ओके सर। उदयपुर का मेनार गांव, जिसे हम पक्षी गांव भी कहते हैं, ये पक्षियों के लिए फेमस है। ये आप मेनार गांव की फोटो देख सकते हो, यहाँ पर आपको खूब सारे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। तो उदयपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मेनार गांव। ये मेनार गांव पक्षियों के लिए फेमस है, इसको पक्षी गांव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर में स्थापित किया गया। यहाँ पर आप पक्षियों की खूब सारी नस्लें देख सकते हो। कहां पर जाओगे? गुलाब बाग में जाना, या फोटो देख लो बर्ड पार्क की, गुलाब बाग बर्ड पार्क उदयपुर में है ये। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको खूब सारे पक्षियों की फोटो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अंदर भी आपको अलग अलग भांति के जीव जंतु पक्षी है वो देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है, पक्षियों का पार्क है, जो अपने उदयपुर में देखने को मिलेगा। गुलाब बाग उदयपुर में मिल जाएगा। और पहला स्नेक पार्क है, सर्प उद्यान है, वो कोटा में स्थापित किया गया है। ये राजस्थान का पहला सर्प उद्यान है, मतलब स्नेक पार्क है। अभी तो हालांकि इतनी कोई नस्लें नहीं है सांप की, लेकिन हो सकता है भविष्य में आपको खूब सारी सांप की नस्लें देखने को मिल जाए। यहाँ पर धामण है, पीवड़ा है, कोबरा है, सारे सांप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कैप्टिव एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये क्या है सर? ये एक योजना है भाई। क्या योजना है सर? इसमें आप वन्य जीव को गोद ले सकते हो, और यह योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सर समझे नहीं? जैसे मान लो कि आप चाहते हो यार मैं कोई वन्य जीव को गोद लूं, मुझे कोई बंदर को गोद लेना है, तो आप सरकार को पैसा दो और इस बंदर को आप गोद ले सकते हो। लेकिन आप इस बंदर को घर पर नहीं ला सकते, आपका केवल नाम हो जाएगा यार इस जीव जंतु को इस व्यक्ति ने गोद ले रखा है। हरियाणा सरकार इस योजना को खूब बढ़ावा दे रही है। जैसे पीछे की बात है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई है, उसने 2 लाख रुपए देकर एक बाघ को गोद लिया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट बैंक वाले हैं वो बाघ को अपने घर लेकर चले जाएंगे, वो कहेंगे क्या इस बाघ को हमने गोद लिया है और इसका जो संरक्षण का कार्य है वो हम करेंगे, इसका जो पैसा है जो भी इसके ऊपर खर्च होगा वो हम खर्च करेंगे क्या। तो बस इस प्रकार से आप यानी कि कोई भी जीव जंतु है उसको गोद ले सकते हो, आपका एक नाम हो जाएगा। तो वन्य जीवों को आमजन, जैसे हम जैसे लोग हैं वो आमजन ही है, कोई मान लो संस्था है वो कोई वन्य जीव प्रेमी है, इसको गोद लेने के लिए योजना प्रारंभ की गई। कोई भी व्यक्ति जाकर इस प्रकार से वन्य जीवों को गोद ले सकता है। थोड़ा बहुत सरकार को पैसा जमा कराना पड़ता है, जितना आप करा सकते हो उतना आप पैसा जमा करा सकते हो। ठीक है। हाँ, तुम्हें भी कोई गोद ले ले, है ना? चलो भाई नौकरी लग जाओ फिर सारा गोद ले लेंगे ताने, पहले तो कोई गोद कौन लेगो। नौकरी लग जाऊगा जी तारी वैल्यू होगी ना, जितना अपना आप गोद ले लेंगे, फिर तो घना ही आ जाएगा गोद लेनी। अब भी कौन पूछा ताने कोई, बस इतनी बात है थोड़ी सी। आगे देखो, राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या कितनी है? 76 है।
राजस्थान सरकार ने वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि, नम भूमि के 76 स्थानों को चिन्हित कर रखा। आपको केवल संख्या ध्यान रखनी है। कभी राजस्थान में वेटलैंड की संख्या कितनी है, नम भूमि आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, 76 है। ओके, ठीक है, ठीक है, सर रख लेंगे। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना की गई है 2019 में। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना, अगर किताब में नहीं लिख रही है ना, इस बात को ऐड कर लेना कि राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी यानी कि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना 2019 में की गई है। यह आपका डिपार्टमेंट है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हिंदी में बात करूं तो राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। ये जो आर्द्र भूमि होती है, जो नम भूमि होती है, जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है, ऐसे स्थान को चिन्हित करने का काम करती है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। ठीक है, उनके संरक्षण का काम करती है। आगे मैंने एक बात लिख रखी है जो एग्जाम में पूछी भी गई है, बताओ क्या है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है। ये शायद पशु परिचय में पूछा गया था, पता नहीं किसमें पूछा गया था, मुझे एग्जाम तो नहीं है, शायद जेल प्रहरी में आया था, पता नहीं। अथर्ववेद में भूमि सूक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में बताने वाला पहला लिखित दस्तावेज है। तो समझे नहीं, आप सबको पता कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। सर ये सूक्त क्या होते हैं? सूक्त यानी कि वेदों का समूह है। जैसे एक व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 50 व्यक्तियों का एक समूह हो गया। जैसे अभी मैंने बताया कि अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र हैं, उन मंत्रों का समूह बना रखा है, और जो समूह तो उसी का नाम है सूक्त है। तो अथर्ववेद में एक भूमि सूक्त भी है, ये जो आप नाम देख रहे हो ना, भूमि सूक्त, एक भूमि सूक्त भी है, जिसमें धरती माता के लिए 63 मंत्रों का समूह बनाया गया है। अब देखो यार, धरती माता के लिए मंत्र, जैसे इस प्रकार से संस्कृत में मंत्र है कि माता भूमि पुत्रो अह पृथ्विया, अर्थात धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस पर्यावरण के बारे में हमें जागरूक करने वाला अगर कोई पहला दस्तावेज है, अगर कोई पहला ग्रंथ है, तो वो है अथर्ववेद का भूमि सूक्त। मतलब हमें इस पर्यावरण के बारे में बताने वाला, इस धरती के बारे में बताने वाले, इन वन्य जीवों के बारे में बताने वाला अगर कोई पहला लिखित दस्तावेज था, तो वो था अथर्ववेद। और अथर्ववेद के अंदर भी क्या था? भूमि सूक्त था। सूक्त समझ गए ना, मंत्रों का समूह है। इस भूमि सूक्त में लगभग यानी कि 63 मंत्र हैं और इन मंत्रों का समूह बना रखा है। तो इसके अंदर हमें मंत्रों के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो सबसे पहले हमें पर्यावरण जागरूक करने के बारे में बताता, पर्यावरण जागरूकता के बारे में हमें बताता है, तो वो था अथर्ववेद में भूमि सूक्त। बड़ा प्यारा सवाल था। तो इसी के साथ में आपका बैठने वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो मिलेंगे फिर हम एक नए टॉपिक में, नई क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और भर्तियां खूब सारी आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं। जंतु वाले बता दिए 4 ही हैं, ठीक है, 5 मिल रहे हैं तो गलत मिल रहे हैं, 4 ही जंतु वाले हैं। बार बार में कॉपी पेस्ट मत करो। ते नौकरी ला जाओ, फिर मैं ताना सब ने गोद ले लूंगा, ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी सैलरी मन्ने दे जाइए होते। ओके, चलो फिर। बाकी अच्छी बात है, सरकार इतनी भर्तियां निकाल रही है आप सभी के लिए। इतने कंफ्यूजन में है यार कि तैयारी किसकी करें। अरे कितनी अच्छी बात है, भर्तियां आ रही हैं। सब अगर तुम 1-2 भर्ती के ऊपर बढ़िया फोकस करोगे ना, तो आराम से नौकरी लग जाओगे। सब यानी कि भटक रहे हैं, इस पे हाथ मार लूं, इस पे हाथ मार लूं, इस पे हाथ मार लूं। बस तुम तैयारी कर लो भाई, एक बार कहीं लग जाओ तुम, एक बार कहीं लग जाओ, उसके बाद में करते रहना। ओके, ठीक है फिर। ओके।